तो आपका जर्नी जानते हैं कि कैसे आपने चालू किया, उतार चढ़ाव सब कुछ। फिर उसके बाद सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है एंड देन फर्दर अबाउट योर कंपनी। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एज ए होल तो ये 450 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है। अच्छा। इसमें अभी भी 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। कि आज सपोज आप 100 करोड़ रुपये अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग लेवल पे आपका प्रॉफिट कितना है? चाइना में 12% आता है जो स्टील का लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अच्छा। और इंडिया में इट इज़ 16 to 18%। सो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि चाइना का लोहा इंडिया में आकर के बिक जा रहा है, जबकि इंडिया में सब कुछ है। आपने जब चालू किया तो क्या व्हीकल ओन करते थे या हाउ डिड यू स्टार्ट? डिड यू बुक अदर पीपल्स व्हीकल और आप खाली डील करते थे? हमारा आइडिया है कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर बना करके उन सारे डेटा को हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे और उससे हम एफिशिएंसी को डेवलप करेंगे। हेलो नमस्कार, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एमएसएमई पे फोकस करके कई एंटरप्रेन्योर से बातचीत की थी। आपको याद होगा, एक अलग ही प्लेलिस्ट रखा है मैंने, फेस टू फेस एमएसएमई। मज़ा क्या आता है ना एमएसएमई के जो फाउंडर है उनसे बात करके कि उस इंडस्ट्री का एक्चुअल जो ज्ञान होता है ना वो पता लगता है, अंदर की बात पता लग जाती है, जो कि कई बार एनालिस्ट लोग शायद नहीं विजुलाइज कर पाते हैं। तो इसीलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। जैसे मैंने अमित के साथ रिकॉर्ड किया था, अभिषेक के साथ रिकॉर्ड किया था, टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में हमने सीखा था। तो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं जो बताना चाहते हैं अपने सेक्टर के बारे में, बिजनेस के बारे में और ऑब्वियसली अपने बारे में। क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। तो आज भी ना एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये लॉजिस्टिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं, मुझसे थोड़े से छोटे, लेकिन ना एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। बहुत कुछ देखा है इन्होंने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला जर्नी इन्होंने जिया है। तो इनसे सीखेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर होता क्या, एकदम सिंपल भाषा में, जितनी सिंपल हो सके। एक्चुअली एंटरप्रेन्योर ना बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाता है, जैसे मैं हूँ सिंपल करता हूँ ना आपके लिए, और एनालिस्ट लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जार्गनाइज कर देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे ये एमएसएमई एंटरप्रेन्योर से लॉजिस्टिक सेक्टर और उनके बारे में। लेट्स वेलकम मिस्टर संजय। हेलो। हेलो भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड। लवली। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कलकत्ता से हैं। यस। और समहाउ अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि कलकत्ता के एक एंटरप्रेन्योर में एकदम आग जो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आग बुझाने वाले लोग बहुत हैं। और आप फिर भी आग में पूरे हैं कि भाई मुझे कर दिखाना है। और आपकी कंपनी 100 करोड़ टर्नओवर करती है। यस। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी बिजनेस के लिए, है ना? यस। तो आपका जर्नी जानते हैं कि कैसे आपने चालू किया, उतार चढ़ाव सब कुछ थोड़ा अंदर से रोंगटे खड़े कर देते हैं अपने अंदर। फिर उसके बाद सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है एंड देन फर्दर अबाउट योर कंपनी। बताइए। ओके, सो माई सेल्फ संजय कुंडलिया। मेरा जन्म बिहार में हुआ। बिहार के पूर्णिया टाउन है, वहाँ पे एक सब टाउन है गुलाब बाग, वहाँ आई वाज बॉर्न। 97 में आई मूव टू कलकत्ता और फॉर माय हायर स्टडीज़, और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंटर्न इन लॉजिस्टिक कंपनी जो नेपाल की लॉजिस्टिक का काम करती थी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मैंने 3 साल काम किया। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय आई वाज 20 years। So I 20 साल की उम्र से एज एन इंटर्न। अरे क्या बात है। यही तो भारत का एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा एक मैं कहूँ कि एकदम थप्पा है, राइट? कि स्टार्ट यंग, स्टार्ट अर्ली, इंटर्नशिप एंड दैट्स हाउ यू स्किल। सॉरी, मैंने बीच में तंग कर दिया, प्लीज डोंट माइंड। बोलिए। सो 20 years का था मैंने, और आई कैन प्राउडली से कि विद इन 1 year आई वाज लीडिंग दैट कंपनी। वाओ। एंड फ्रॉम इंटर्नशिप टू लीडिंग। यस। अमेजिंग। लाइक डूइंग ऑल द थिंग्स, जो भी सारा बिजनेस है मैं ही संभाल रहा था। और मैंने उसको 3 साल में काफ़ी ग्रो कराया। बट आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि यार खुद की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है। सो
आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. सो मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस ट्राई किए. लाइक मैंने ऑक्शंस का बिजनेस किया जिसमें आप कस्टम्स और पोर्ट से जो मटेरियल सीज होता है उसको ऑक्शन में लेते हो एंड देन यू सेल इन द मार्केट. एंड देन मैंने ट्रेडिंग्स की कुछ जैसे मैंने वाइजेक से मैग्नीज ओर की ट्रेडिंग स्टार्ट की. एंड उसके बाद मैंने 2006 में आई स्टार्टेड कोल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया. और उसी टाइम में 2006 में मैंने अपनी लॉजिस्टिक की एक कंपनी खुद की फॉर्म की, प्रोप्राइटरशिप कंपनी. सो 2006 से 2014 तक मैंने कोयले में ज़्यादा फोकस किया, कोयले की ट्रेडिंग में, और साथ में मैंने लॉजिस्टिक का भी काम कर रहा था. पर 2014 में अचानक से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. मेघालय में वी आर डूइंग द कोल माइनिंग एंड वहाँ से हम ट्रेड कर रहे थे. तो अचानक से यू कैन से रातों रात हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया. एंड वी आर लाइक आई वाज बैक टू जीरो, यू कैन से. कैसे आप लोग डील करते हैं ये सिचुएशन? ये इंडिया में जो हमारे ये प्रॉब्लम है, आई मीन नॉट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर दैट, बट जनरली ये जैसे अभी देखिए गेमिंग कंपनीज के साथ क्या हुआ. वो ड्रीम 11 वाला बोला मेरा 95% रेवेन्यू खत्म हो जाएगा ओवरनाइट, जस्ट विथ वन डिसीजन व्हिच. so how do you deal? उस समय मनस्थिति क्या चलती है जब बंद हो गया? तो आर यू इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर आप ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, तो बोले ठीक है बंद हो गया नया कुछ कर लेंगे. एग्जैक्टली दैट वाज द फीलिंग. एंड मेरे ख्याल से वो हार्डली 10 डेज तक मेरे दिमाग में रहा था कि यार व्हाट टू डू नेक्स्ट. बट फॉर्चुनेटली मैं साइड बाय साइड आई वाज डूइंग द लॉजिस्टिक बिजनेस. सो मेरे को लगा कि ये मतलब भगवान ने सिग्नल दिया है कि यार यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, जो मेरा स्ट्रेंथ है. लाइक आई वाज नॉट ए वेरी गुड सेलर. लाइक मैंने जब ऑक्शन का काम किया था तो मेरे एक पार्टनर थे. सो ही सेड यार यू आर गुड इन एवरीथिंग बट यू आर नॉट ए गुड सेल्समैन. तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला यार आप ऐसे हो कि आप दही बेचने जाओगे और खुद का दही खट्टा है वो आप जाके बोल दोगे तो हु इज गोइंग टू बाई फ्रॉम यू? तो यू आर नॉट ए गुड सेल्समैन. सो आपको पिचिंग करनी पड़ती है, थोड़ा वो करना पड़ता है. बट व्हाट आई फेल्ट कि यार ये मेरे से होता नहीं है. जो है वो है, मैं वो बोलता हूँ. और हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या है, ये थोड़ा सा ये माइंडसेट ऐसा है कि यार यहाँ पे झूठ बहुत चलता है और ओवर प्रॉमिस बहुत चलता है. सो बट फ्रॉम द स्टार्टिंग मैंने ये सोचा कि यार मैं कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करने वाला हूँ. सो एक बार होता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है ऑर्डर्स लेने में, बट धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म्स आप रिलेशनशिप में जाते हो, क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि यार इफ ही इज सेइंग ही विल डू. सो लॉन्ग टर्म में इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. बहुत अच्छी ग्रोथ दिया इसने मुझे, जो मैंने कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं किया क्लाइंट को कि अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा. और किसी सेक्टर में अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो भी मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि यू आर नॉट वर्किंग, बट क्लाइंट को ये भरोसा है कि यार इफ यू डू यू विल डू द बेस्ट. So this is a good. आपकी चेहरे पर ऐसे ऑनेस्टी दिखती है. You are a very sweet person. तो आपने जो 2014 से लॉजिस्टिक पे अपना कदम रखा, लॉजिस्टिक का मतलब जो मुझे समझ में आता है वो है कि भाई आप व्हीकल्स ओन करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या सामान को पहुंचाना, करेक्ट? तो आपने जब चालू किया तो क्या आप व्हीकल ओन करते थे या हाउ डिड यू स्टार्ट? डिड यू बुक अदर पीपल्स व्हीकल और आप खाली डील करते थे? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो ड्यू टू माय लिमिटेड कैपिटल मैंने दूसरों से हायर करके और उसको रेंट पे देना स्टार्ट किया. ओके. यस. और जनरली जो आपके क्लाइंट होते हैं इसमें क्या रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल है कि पहला बिजनेस उसी से जनरली मिलता है जो जान पहचान वाला होता है कि चल तेरे को मैं सपोर्ट करता हूँ. एग्जैक्टली. क्योंकि क्या है कि किसी भी अनजान बंदे को कार्गो देना इज अ डिफिकल्ट थिंग. सो एंट्री पॉइंट आई मस्ट से कि कुछ ना कुछ रेफरेंस यू नीड, बट वंस यू इंटर द मार्केट देन आपका काम बोलता है. लाइक जैसे हमने नेपाल में भी जब ग्रो करना स्टार्ट किया, सो एंट्री पॉइंट में हमें 1 या 2 क्लाइंट लगे कि जो हमें रेफर कर सकें कि यार ही इज ए गुड मैन. और उसके बाद से वी डिडंट डू मार्केटिंग करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ा. सो बिजनेस लाइक कीप्स कमिंग टू अस. तो वो कौन था पहला इंसान जिसने आपको पहला ब्रेक दिया था आपके बिजनेस में? पहला ब्रेक दिया था मुझे कैलकाटा की, वो इज लाइक ए एल्डर ब्रदर टू मी, दीपक तुलसियान भैया. अच्छा. उन्होंने फर्स्ट उनकी कंपनी का यहाँ से स्टील वो लोग इंपोर्ट करते थे फ्रॉम दुर्गापुर. सो उनका फर्स्ट ऑर्डर था जो हमने यहाँ से भेजा था. ये हॉलमार्क होता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कि भाई जिसने पहला ब्रेक दिया ना लाइफ में उसको वो कभी नहीं भूलता और हमेशा मेंशन करता है उसको कि आप थे इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच पाया. फैंटास्टिक.
तो 2014 की से जो जर्नी चालू हुई और अभी अपन लोग हैं 2025 में, तो 11 साल की ऑलमोस्ट ये जर्नी है। तो इसमें एक बार अगर प्रोग्रेसिवली आप पूरी बताएं कि माइलस्टोन्स कब कब क्या क्या हुए आपके जर्नी में। तो 2014 में हमने स्टार्ट किया। 2014 में हमारी रेवेन्यू थी 2 करोड़, और उसके बाद में हमारी 2018-19 में हमारी जो फर्स्ट आप बोलोगे कि मेजर माइलस्टोन है कि हमने 50 करोड़ क्रॉस किया रेवेन्यू, लाइक 25 टाइम्स जो है 2014-15 से। लास्ट ईयर हमने 100 करोड़ क्रॉस किया, सो लाइक 50 टाइम्स फ्रॉम दैट। इसके अलावा 2018 में जब वाटरवेज स्टार्ट हुआ था, तो वी वर द फर्स्ट टू मूव द वाटरवेज कंटेनर फ्रॉम इनलैंड वाटरवेज। सो ये जो कलकत्ता से वाराणसी गया था, तो वी आर द फर्स्ट मूवर। उसके अलावा कोविड के टाइम में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मूव किए थे जो चाइना से इंपोर्ट हुए थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए। तो वी वर द रोड पार्टनर एंड शिपिंग पार्टनर वाज मार्स लाइन। वो सारे एयर से इंपोर्ट हुए थे कलकत्ता एयरपोर्ट पे, एंड देन उसका ऑनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हमने किया था। सो दिस वाज ए इंटरेस्टिंग। तो इस पे सबसे सेटिस्फाइंग काम जो 11 साल में आपको लगे कि यार ये करके बहुत मजा आया मुझे, वो क्या था? सबसे सेटिस्फाइंग काम अगर करके मुझे मजा आया तो लाइक वी सर्व इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील और सीमेंट को हम सर्व करते हैं। ओके। सो लास्ट ईयर हमने जो नेपाल से फर्स्ट क्लिंकर का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ टू इंडिया, सो वी वर द फर्स्ट टू डू द ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें हमने 75,000 टन कार्गो और 4 महीने में हमने लिफ्ट किया। 75,000, और वो भी उस टाइम में हमने लिफ्ट किया जब द क्लाइंट जो है दे वर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इट, जो 3-4 महीने से दे वर ट्राइंग कि हमें ये स्टार्ट करना है, बट समहाउ दे कुडंट डू। सो हमने अपनी फ्लीट लगा करके और उनकी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा हमने परफॉर्म किया। सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। उसके अलावा ये जो हम एक्चुअली वैल्यूमेट्रिक कार्गो में है, सो वॉल्यूम्स हमें एज इन किक देता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम कोई वॉल्यूम अचीव करते हैं तो लाइक अभी हमने इस साल ही हमने एक दिन में हमारे क्लाइंट है उसके लिए 5,000 टन कार्गो हल्दिया पोर्ट से लिफ्ट किया। अच्छा। और वो उस क्रूशियल टाइम में लिफ्ट किया जब उसके प्लांट में इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट 0 होने वाली थी। सो उसका प्लांट बंद हो जाता है अगर हम टाइमली लिफ्ट करके और उसके मटेरियल को नहीं पहुंचाते तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सुपर काम ही आपको सेटिस्फेक्शन देता है। जबरदस्त। तो एक बार लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में आपसे समझता हूँ, 101 करते हैं कि क्या है ये सेक्टर, क्या क्या कंपोनेंट है इस सेक्टर के, और पूरा वैल्यू चेन एक बार समझाइए। तो लॉजिस्टिक भैया अगर अपने रोज़मर्रा की भाषा में बोलें तो अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है तो हम ऑर्डर करते हैं अपने ऐप से, ब्लिंकिट से, जोमेटो से, और वो 10 मिनट में हमारे पास पहुंचता है। तो दिस इज़ लॉजिस्टिक्स, दिस इज़ लाइक क्विक कॉमर्स, और ये लॉजिस्टिक है। हमें कुछ मटेरियल है जो हमें लेट्स से आपको बॉम्बे की किसी शॉप से मंगाना है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और वो आपके पास में पहुंचता है 1 दिन में या 2 दिन में। दिस इज लॉजिस्टिक, ये रोजमर्रा की लॉजिस्टिक है। हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, वहाँ पे हम यू कैन से कि न्यूजीलैंड का एप्पल ले सकते हैं। दिस इज लॉजिस्टिक्स, ये लॉजिस्टिक से ही पॉसिबल है। और हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, यहाँ पे सीमेंट लगी है, स्टील लगी है, और ये पहुंची कहाँ, तो दिस इज लॉजिस्टिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मतलब एक बॉडी के हिसाब से मैं देखूं तो हमारे अंदर में जो पूरा नर्व सिस्टम है, हाँ, जो ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ, तो पूरा लॉजिस्टिक, पूरा लॉजिस्टिक्स है। करोड़ों बिलियंस है हमारे बॉडी के अंदर में। एग्जैक्टली। और हम उसको ध्यान नहीं देते। कई बार लॉजिस्टिक सेक्टर को टेकन फॉर ग्रांटेड कर रखे, फॉर ग्रांटेड कर देते कि ऑनलाइन ऐप में ऑर्डर कर दिया, माल आ गया। इंपॉर्टेंस ऐप वाले को ज्यादा मिलती है, माल जो भिजवा रहा है उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो इट्स एक्चुअली द कोर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सबसे ज्यादा आई थिंक हमें सबको फील हुआ जब लॉकडाउन था तो क्या बंद हुआ, लॉजिस्टिक बंद हुआ, मूवमेंट बंद हो गया। सो हमें सबको फील हुआ कि 7 days लाइफ वाज सो एब्सोल्युटली। तो अब ये तो हो गया 10,000 फीट का आंसर हो गया कि कुछ भी ट्रांसफर करना है तो वो लॉजिस्टिक है। अगर इंडस्ट्री वाइज है, क्योंकि आप तो सब कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप तो कोरियर नहीं करेंगे, वही लॉजिस्टिक। आप तो खाना नहीं ऑर्डर करवा रहे हैं, लॉजिस्टिक है। तो इंडस्ट्री वाइज अगर मेरे को क्लासिफाई करना हो तो थोड़ा हेल्प करिए। तो इंडस्ट्री वाइज जो हम कर रहे हैं वो हम अभी तक लास्ट 2 year बैक्स तक हम लोग नेपाल का जो स्टील, सीमेंट
और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो सारा मटेरियल आइदर इंडिया से जाता है या फिर थर्ड कंट्री से इंपोर्ट होता है। सो हम लोग मेजरली उसमें इंगेज थे, और वहाँ के स्टील और सीमेंट का जो रॉ मटेरियल यहाँ से कलकत्ता, दुर्गापुर और उड़ीसा, इस सारे बेल्ट से जाता है, वो हम उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा जैसे इंपोर्ट होता है, लाइक डाबर नेपाल की जो फैक्ट्री है नेपाल में, जूस की फैक्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल इजराइल से आता है, तो वो कलकत्ता पोर्ट से ऑनवर्ड हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, जो फूड कॉन्सेंट्रेट होता है भेजते हैं नेपाल लार्जली, क्योंकि बिकॉज नेपाल इज बेसिकली मेजरली इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, बहुत कम ही उनका एक्सपोर्ट होता है। तो वापस जब गाड़ी आती है तो खाली आती है इंडियन जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ से कुछ लोड करती है, अदरवाइज वो खाली आती है। ओके। यस। तो उसका मतलब बिजनेस नेपाल पे बहुत डिपेंडेंट था आपका? 2 साल पहले तक था हमारा, 2023 तक वी वर लाइक 90% से ज़्यादा बिजनेस हमारा नेपाल से था। अच्छा। बट लास्ट ईयर हम ये अभी 60% नेपाल से है, 40% इंडिया से। और गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम नेपाल साइड, और इंडिया वी आर इंक्रीजिंग आवर बिजनेस। करेक्ट, बिकॉज फिर तो क्या सोशो पॉलिटिकल जो नेपाल में है उस पर फिर आपका ज्योग्राफिकल एक रिस्क हो जाता है, प्लस नेपाल इंडिया के मुकाबले बहुत लिमिटेड कंट्री है, लिमिटेड कंजम्पशन है, सो वॉल्यूम की एक लिमिटेशन आ जाती है, सो वी आर मोर टुवर्ड्स इंडिया। तो ऐसा आप में क्या है कि आप सीमेंट और लोहा दे पा रहे हैं, आपका लॉजिस्टिक दे पा रहा है, कोई और नहीं दे पाता है? नेपाल में जैसे भैया जब व्हेन वी स्टार्टेड, सो वहाँ पे लिमिटेड प्लेयर थे, एक तो क्रॉस बॉर्डर होने के कारण, और नेपाली बिजनेस है जो सभी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। सो लिमिटेड बिजनेस थे, और वहाँ पे जो हमने देखा, जो आई थिंक मेरा एक स्ट्रेंथ है कि आई कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स एंड आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो वहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया, सो जो फर्स्ट मैंने एक बड़े क्लाइंट से जब मैं मिला, सो ही आस्क्ड मी काइंड ऑफ योर सेम क्वेश्चन, उसने पूछा कि तुम क्या अलग करने वाले हो, तुम मार्केट से एग्रीगेट करके दोगे, वो तभी मेरे वेंडर है वो करते ही हैं, कर देंगे, बरोबर, ठीक है। सो व्हाट यू आर बेसिकली गोइंग टू डू कि आप रेट से कम्पीट करोगे, कुछ रेट्स कम करके मेरा बिजनेस एक्वायर करोगे। सो यार मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँगा? सो मुझे एकदम बिल्कुल उनका वैलिड पॉइंट लगा, और मैंने फिर उस टाइम से ही डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन फ्लीट। सो हमने फिर खुद की ट्रक्स लेने स्टार्ट की, और अभी आज के डेट में जो हमारे सेक्टर में हमारे पास में जो स्टील और सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए नेपाल के लिए हमारे पास में सबसे ज़्यादा ओन फ्लीट की ये कैपेसिटी है। अच्छा। तो हम क्लाइंट को जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। समझ गया। तो ये जो ट्रक्स आपने ओन ले रखी है, ये टिपिकली कौन से ब्रांड की कंपनी, कौन सी कंपनी की ट्रक जनरली चलती है इस रेंज में? मिक्स है, टाटा है और अशोक लीलैंड है, भारत बेंज है। ओके। सारे ट्रक्स। और टिपिकल कॉस्ट क्या होता है एक ट्रक का? एक ट्रक का अभी BS6 आने के बाद में ऑन रोड अराउंड 50 लाख एक ट्रक का कॉस्ट पड़ता है। ठीक है। तो और आपके पास 90 ट्रक है आपने कहा था? यस, 95 ट्रक्स पे। ओन्ड 95 ट्रक्स है। और वो कैसे मतलब टिपिकली क्या होता है कि जैसे मुझे याद है कि एक स्टार्टअप आया था रिविगो नाम का, उसका फाउंडर दीपक को मैं जानता था, तो उन्होंने शायद कोविड के पहले बहुत सारे ट्रक्स खरीद लिए थे। ओके। और उनका कुछ मॉडल ऐसा था कि हर 8 घंटे में ड्राइवर शिफ्ट होगा, ताकि 8 घंटे बाद ड्राइवर घर जा सके, बच्चों से मिल सके, और दूसरा ड्राइवर उस गाड़ी को चलाएगा। बट टिपिकली जो पुराने लॉजिस्टिक वाले हैं, जो जितना मैं जानता हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर को, कि एक ड्राइवर एक ही ट्रक चलाता है और वो फिर रेस्ट ले लेता है, बीच में सो लेता है, करेक्ट। तो आपका मॉडल भी वही, जो क्योंकि रिविगो तो बंद हो गया, हो सकता है उसका मॉडल में ये प्रॉब्लम होगा, तो आपका मॉडल में यही है अभी कि एक ट्रक एक ड्राइवर चलाता है और उसी पे फिर रिलायंस डिपेंडेंसी है? एग्जैक्टली। सो हमारा एक ट्रक एक ही ड्राइवर चलाता है, अनलेस एंड अदरवाइज अगर वो कोई लंबी छुट्टी पे जा रहा है तभी हम उसको रिप्लेस करते हैं। अदरवाइज वो एक ट्रक एक ही ड्राइवर चलाता है। सो यस। गॉट इट। और टिपिकली ड्राइवर्स की सैलरी क्या होती है? सैलरी ड्राइवर को हम ट्रिप के हिसाब से अलाउंस देते हैं, अलॉन्ग विथ फिक्स सैलरी। सो हमारा एक ड्राइवर जनरली 30,000 to 40,000 पर मंथ अर्न करता है। ठीक है। कुछ मतलब दिस जस्ट कैजुअल इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है शायद डिस्कशन का। अब मुझे बताइए कि फ्रॉम अ
रिटर्न जो हम प्रॉफिट बनाते हैं या आप ऑपरेटिंग इनकम जो जनरेट है, तो क्लाइंट से आपने चार्ज किया और आपके कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर में ड्राइवर का कॉस्ट है, पेट्रोल का कॉस्ट है और जो गाड़ी खरीदी है उसके डिप्रिशिएशन है। जनरली ये सब गाड़ी कितनी साल चलती है? 15 ईयर्स की लाइफ होती है। अच्छा, ये फिक्स है क्या कि 15 साल बाद ये नहीं, अभी डिस्कार्ड तो करना होगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, सो 15 साल के बाद में आपको डिसकंटिन्यू करनी तो पड़ेगी। ये गाड़ी गई फिर 15 साल के बाद? यस, स्क्रैप करनी पड़ेगी। राइट। तो इससे हमारा जो हम चार्ज करते थे कस्टमर लोग को, वो प्राइसेस बढ़े होंगे फिर? नहीं, 15 इज गुड इनफ। 15 इज गुड इनफ। Yes. ओके। तो व्हाट इज द टिपिकल ऑपरेटिंग मार्जिन इन योर बिजनेस? कि आज सपोज आप 100 करोड़ रुपये अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग लेवल पे आपका प्रॉफिट कितना है? इबिट्टा मार्जिन इफ यू से, Yeah. सो अभी हमारा लास्ट ईयर हमने 15% का इबिट्टा क्लोज किया है। Okay. और अभी हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं टू इंक्रीज इट अप टू 20%। अच्छा, तो ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? ये जैसे अभी हमारा खुद का स्मार्ट सिस बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो हम खुद का बना रहे हैं। अच्छा। और उससे अभी क्या है, जो नई ट्रक्स आ रही हैं वो सारी वेल इक्विप्ड आ रही हैं, मतलब उनमें जो सेंसर्स लगे हैं तो वो आपको प्री अलर्ट दे देते हैं, आपको मेंटेनेंस का प्री अलर्ट दे देते हैं, आपका फ्यूल थेफ्ट को वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं। सो हम लेकिन क्या है कि वो सारे डिफरेंट OEMs के कारण आप उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं कर पाते हो। सो हमारा आइडिया है कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर बना करके उन सारे डेटा को हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे और उससे हम एफिशिएंसी को डेवलप करेंगे। सो और उसके गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं और इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है जब आप और ग्रो करते हो। लाइक अभी हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है जो 72 फ्लीट और ऐड करने का हमारी करंट फ्लीट में। तो जैसे जैसे आप स्केल आपका बड़ा होता है तो आपके पास में काफ़ी सारे बार्गेन पावर आ जाते हैं। सो ये कॉस्ट को काफ़ी इफेक्टिव ले आता है। और टेक्नोलॉजी के यूज से ऐसा नहीं है कि हमें टीम का साइज जो है मल्टीपल में बढ़ाना पड़ेगा। सो विथ फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा मतलब कम बढ़ेगा बट रेवेन्यू हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। सो इट विल गिव अस द बेनिफिट। समझ गया। एक बार वापस से मैथ्स में जाता हूँ कि जो खर्चा है अपना, व्हाट एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू और परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉस्ट? सबसे ज़्यादा खर्चा क्या है? ड्राइवर का सैलरी? नो, सबसे ज़्यादा फ्यूल इज तो वो कितना परसेंटेज है? वो लगभग 25 से 30% जो है एवरेज रेट पे फ्यूल खर्चा आ जाता है। एंड दिस फ्यूल इज डीजल? यस, डीजल। इसमें EV या कोई और टेक्नोलॉजी? अभी हमारे वाले सेगमेंट में क्योंकि लॉन्ग हॉल होता है हमारा, सो EV अभी वायबल नहीं है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है, चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। सो बट देयर आर EV ट्रक्स इन इंडिया? यस, देयर आर EV ट्रक्स इन इंडिया। लेने वाले ले फॉर स्मॉल रूट्स ये अभी है। तो 25-30% हो गया अपना पेट्रोल का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कौन सा है? सेकंड हो गया जो ये ड्राइवर्स का खर्चा होता है, ड्राइवर्स की सेविंग्स होती है और उसके अलावा जो टूल टैक्स हो गया, ये सारे जो ओवरहेड आते हैं उसके अलावा वो सारे सेकंड पार्ट में होते हैं। व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 15-20%? 15 से 20%। ओके, बिकॉज़ ये तो सारे वेरिएबल ही है। वेरिएबल है क्योंकि ये तो अल्टीमेटली जितने आपके पास में ट्रक्स होंगे उतने आपके कॉस्ट होंगे, उतने कॉस्ट होंगे। और जितना आप बुकिंग लेंगे एक जगह से दूसरी जगह का, दूसरी जगह जाने उतना वो ड्राइवर आपसे पैसा ज़्यादा लेगा। करेक्ट? ये तो वेरिएबल ही है। यस। तो ऑलमोस्ट 40-45% अभी तक का जो कॉस्ट दिख रहा है वो वेरिएबल ही है, राइट? तो फिक्स कॉस्ट में क्या है? फिक्स कॉस्ट में जो उसका आप जब गाड़ी लेते हो तो उसका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, राइट? सो दैट इज प्रेडोमिनेटली हाउ मच डिप्रिसिएशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉस्ट? ये ओवरऑल आप समझ लो 15 से 20%। 15 से 20%। ओके। तो ये जो गाड़ियाँ होती है ये डे एंड नाइट चलती है? क्योंकि एक ही ड्राइवर चलाता है तो जनरली हमारी एक गाड़ी 300 से 350 किलोमीटर डेली ट्रैवल करती है। ओके, फेयर इनफ। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, जो आप कह रहे हैं ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना बड़ा होता है उतना हमारा मार्जिन और बेटर होगा। तो मैं इस चीज़ को और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर वाइज कि आप गाड़ी तो आप चला रहे हैं 12 घंटा ही चलाएंगे, 13 घंटा ही चलाएंगे, तो आज भी चला ही रहे हैं, तो वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? नहीं मिलेगा। तो कौन सा कॉस्ट है जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है? बिकॉज वेरिएबल जितने भी है वो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, राइट? फिक्स कॉस्ट में मिलेंगे। तो एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकता है कि आपने कुछ लोन लिया हुआ है,
वो गाड़ी जो लोन लिया हुआ है उस पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाता है? और क्या कॉस्ट है? एक मेजर पार्ट रहता है जो 2 या 3 साल बाद रहता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस रहते हैं, ठीक अच्छा। है। उसमें आप अगर आपके पास में 10 गाड़ियाँ हैं और आपके पास में 100 गाड़ी है, तो आपका मैनेजमेंट जो है वो और उस तरह से स्ट्रांग हो जाता है। समझ गए। आपकी बाइंग जो है, आपको स्पेयर सस्ते मिलने लग जाते हैं, आपको टायर सस्ते मिलने लग जाते हैं। सो आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो। एंड डू यू ऑल्सो गेट अ बेटर बार्गेनिंग फ्रॉम द कस्टमर्स कि मेरे पास 200 ट्रक है, तो आपको एक बेटर डील मिल जाएगा, तो रेवेन्यू में उसका इम्पैक्ट आता है। 100% रेवेन्यू में इम्पैक्ट मिलता है। फेयर पॉइंट। यस, वी गेट ए प्रीमियम, हमें मिलता है काइंड ऑफ कि हम ये डिलीवर हम कर पाएंगे, सो मार्केट से हमको प्रीमियम मिलता है। अच्छा, इस पूरे बिजनेस में ब्रांड का कितना बड़ा वैल्यू है कि आपकी कंपनी, तो कंपनी का नाम है वो अपने आप में ब्रांड है, बट एक ब्रांडेड जैसे ब्लू डार्ट एक ब्रांड है ना, जो ट्रस्ट देता है एक रिटेल को, तो B2B के अंदर में ब्रांड का कितना वैल्यू है? B2B में सेगमेंट वाइज ब्रांड होता है, और हमारे वाले में ब्रांड का मतलब है आप क्लाइंट को कितना टाइमली डिलीवर कर रहे हो, कितनी आपकी रेट्स कम्पिटिटिव हैं, और कितना सेफली आप मूव कर रहे हो, आप कितने ट्रांसपेरेंट हो। सो ये सारा ही ब्रांड को बिल्ड करता है। सो अगेन ये इट इज़ नॉट लाइक कि हमने ऑनलाइन कुछ लॉन्च किया और हमने रातों रात हम हिट हो गए, ये पूरा प्रोसेस है। सो आई थिंक अभी वी आर इन द प्रोसेस टू मेक आवरसेल्फ ए ब्रांड, सो क्लाइंट ट्रस्ट कर सके कि यार अगर हमने कार्गो इनको दिया तो ये हमें टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिवली डिलीवर करेंगे। राइट। अब ये इंडस्ट्री की एक बार थोड़ा पीयर ग्रुप का कंपैरिजन करो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? लिस्टेड में कोई है? लिस्टेड में अराउंड 70 के लगभग लिस्टेड प्लेयर्स हैं। 70 TCI जैसे बहुत बड़ा है। अच्छा, उनके पास कॉर्पोरेशन, उनके पास तो आई थिंक मोर देन 4000 ट्रक्स दे हैव। वाओ। सो दे आर इनटू दिस थिंग, लाइक उनका मॉडल काफ़ी बड़ा है। सो और आई थिंक वो मोर देन 50 इयर्स पुरानी कंपनी है, तो स्वाभाविक है बड़े हो गए। यस। और कौन कौन है इसमें? इसके अलावा उसमें हमारे सेगमेंट के पर्सपेक्टिव तो नहीं है, उसके अलावा जैसे एक VRL है जो लिस्टेड है, और जो उनका भी काफ़ी अच्छा मार्केट साइज है। यस। बट मुझे बताइए, है तो ये थोड़ा कमोडिटाइज बिजनेस ना? लाइक एक कमोडिटाइज बिजनेस है ना, कि भाई गाड़ी चलाना है, ड्राइवर है, यस, बुकिंग लेना है, यस, और ऑपरेशंस ठीक से जा रहा है कि नहीं उसको मैनेज करना है। Yes. Correct. Okay. It is not in that sense a very high-end value-added business. जैसे कोई क्रीम बनाता है तो वैल्यू एडिशन है ना, कि there is a chemical equation involved in making a cream. Not that I'm saying कि आपका बिजनेस बिजनेस बड़ा है, लोगों को मैनेज करना कितना बड़ा बिजनेस है, वो भी ड्राइवर लेवल पे मैनेज करना इज लाइक अ वेरी बिग बिजनेस। बट व्हाट आई एम सेइंग, हाउ इज फर्म लाइक यू differentiating yourself from such a big players जिनके पास 4000 ट्रक्स है? सो अभी हमने लाइक लास्ट 2 साल से हमें इंडिया में काम करना स्टार्ट किया है। एंड इंडिया में आप अगर देखोगे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एज ए होल, तो ये 450 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है। अच्छा। इसमें अभी भी 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। अच्छा। सो जो आप लिस्टेड प्लेयर, जैसे लिस्टेड एंटिटीज टोटल 70 के आसपास है, SME और मेन बोर्ड को मिला करके। अच्छा। और 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज है उसमें। 90% अभी भी? और अभी भी इंडिया का जो आप लॉजिस्टिक का टोटल एज ए होल बात करोगे, तो 70% से ज़्यादा कार्गो अभी भी रोड से मूव होता है। 70%? ओके। 20 से 25% रेल से मूव होता है, और बाकी जो है वाटरवेज और एयर से मूव होता है। एंड उसमें भी जो 70% ऑफ द रोड जो मूवमेंट है, उसमें भी 70 से 75% जो फ्लीट ओनर्स हैं उनके पास में 5 या उससे कम ट्रक्स हैं। तो हाईली और अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, सो कि हमें मार्केट में लाइक खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। समझ गए। एक बॉलपार्क खाली अप्रॉक्सीमेशन बोल सकते हैं, इंडिया में कितने ट्रक्स हैं टोटल में? टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट कैजुअली पूछ लिया मैं कि लाखों में? 1 लाखों में एग्जैक्टली। 1 लाख की 10 लाख? नहीं, 10 लाख से ज़्यादा। 10 लाख से ज़्यादा ट्रक्स हैं इंडिया के अंदर में। वाह। और हमारे जैसी कंट्री को
लॉजिस्टिकली, बिकॉज रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट। और हम बिल्ड भी कर रहे हैं रोड। यस, एटलीस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि बिल्ड हो रहा है। नहीं बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया में तो आजकल कुछ और ही कहानी चल रही है कि रोड खराब है, ये वो। नहीं, हाईवेज काफ़ी बिल्ड हो रहे हैं, एज इन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट 10 सालों में काफ़ी काम हुआ है। रोड्स काफ़ी बिल्ड हुए हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आया है जो ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करता है और ईस्ट और नॉर्थ को कनेक्ट करता है, सो वेस्ट और नॉर्थ को कनेक्ट करता है, जिससे फ्रेट का मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट हो गया है। और उसके अलावा पोर्ट्स काफ़ी सारे आए हैं लास्ट 10-15 सालों में, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लाइक पोजीशन कर रहा है। स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। लाइक लॉजिस्टिक कॉस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है 14 से 16%, जबकि चाइना का है 8% और यूरोपियन और यूएस का है 12%। सो और अभी लास्ट वीक ही गडकरी जी ने बोला कि 2026 तक उनका टारगेट है कि इसको 8% तक लेकर के आने का। सो स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो लाइक, बट और ये सारा पॉसिबल जब ही है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और चीज़ें स्मूथ हो और लाइक इंडस्ट्री को भी उसके लिए काम करना पड़ेगा और हमें तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। बट एज अ कंट्री जहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, चाइना वगैरह तो हम कंपेयर कर लेते हैं, बट लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री, और वहाँ रोड्स इतने बड़े बड़े बन सकते हैं बिकॉज साइज भी है और पॉपुलेशन भी है, बट साइज भी है। यहाँ तो हम लोग छोटे ही हैं और लोगों की पॉपुलेशन बहुत है, तो रोड्स वहाँ पर एक्सपेंड करना इंडिया में कितना डिफिकल्ट है। और 4 लेन रोड हम बना लेंगे, कितने बना लेंगे? अभी यहाँ कैलकाटा में भी अपने देखते हैं, अपने जब वो रायचक जाते हैं तो है तो वो हाईवे ही, लेकिन कितनी बुरी हालत होती है उसकी। वहाँ तो रिक्शे चल रहे हैं हाईवे के अंदर में। तो रोड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इंडिया में आपके हिसाब से फ्रॉम अ लॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव विच इज़ मोर प्रॉमिसिंग? रोड इज़ देयर, आई अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि आप उस बिजनेस में हैं तो मुझे पता है आप तो बोलेंगे कि रोड इज इम्पॉर्टेंट, बट ट्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? इनलैंड वाटर, ये आपने क्योंकि उस पर काम किया है, व्हाट डू यू थिंक इनलैंड वाटर का कैसा है अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर? इनलैंड वाटर्स में भी अभी काफ़ी काम, फ्रैंकली काफ़ी काम होना बाकी है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन उतना नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है उसमें टाइम जो है वो बड़ा फैक्टर हो जाता है। लाइक एग्जांपल आप अगर कैलकाटा से रोड से मूवमेंट करते हो गुवाहाटी के लिए तो ये 5 से 6 दिन में पहुंच जाता है, बट कि वाटरवेज से अगर जाते हो तो वाटरवेज का रूट है जो बांग्लादेश से आपको जाना पड़ेगा। सो इट टेक्स मोर देन 12 days टू रीच। और खर्चा का डिफरेंस? खर्चा डेफिनेटली कम है वाटरवेज में, बट उसका एक और चैलेंज है कि आपको रोड में डोर टू डोर डिलीवरी मिल जाती है, आपकी फैक्ट्री पिकअप गोडाउन डिलीवरी, बट वाटरवेज में आपको पहले वाटरवेज तक लाना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे भी लास्ट माइल डिलीवरी, फर्स्ट माइल डिलीवरी, वो एक कॉस्ट को एड अप कर देता है। और उसमें अभी तक ऐसे कोई रिकॉग्नाइज प्लेयर नहीं है जो कि आप क्लाइंट को ये सेटिस्फेक्शन दें कि यार मेरा कार्गो सेफ रहेगा और टाइम बाउंड पहुंचेगा। तो ये एक चैलेंज आ रहा है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवेज में करते हैं कंपनीज जो शिप चलाते हैं, वो लोग ये डोमेस्टिक इनलैंड वाटरवेज पे काम नहीं करते? नहीं, वो लोग नहीं करते, उनके शिप के साइज ही बड़े होते हैं, तो छोटे छोटे शिप्स होंगे जो है। तो आपको लगता है कि रोड इंफ्रा हो जाएगा इंडिया में? रोड इंफ्रा हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड क्या है, मल्टी मॉडल जो सॉल्यूशंस हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। सो और जो मैंने आपको बताया कि जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू ग्रो द बिजनेस और कॉस्ट एफिशिएंसी लाने के लिए। ओके, यस। थोड़ा सा आपका कस्टमर साइड पे बात करते हैं, या इंडस्ट्री का कस्टमर साइड के बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ा कस्टमर इंडस्ट्री कौन सा है इस पूरे इंडस्ट्री के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए? सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है रोड्स के थ्रू? रोड्स के थ्रू स्टील और सीमेंट में मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। लाइक अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है उसका 15 से 20% जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। ओह, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड यस, एंड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इट इज़ मोर देन 25% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है। इसीलिए सीमेंट वाले लोकलाइज रहते हैं, ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं देना पड़े। एक शहर से दूसरा शहर जाएंगे उसमें तो दाम ही बहुत बढ़ जाएगा। करेक्ट। सो ये काफ़ी मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट हैवी इंडस्ट्री है। आप ऐसे अगर कंपेयर करोगे, चाइना में 12% आता है जो स्टील का लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अच्छा। और इंडिया में इट इज़ 16 to 18%।
सो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि चाइना का लोहा इंडिया में आकर के बिक जा रहा है, जबकि इंडिया में सब कुछ है। इंडिया में बड़े स्टील प्लांट्स हैं, इंडिया में रॉ मटेरियल्स है, बट स्टिल वो सस्ता है। तो लॉजिस्टिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो ग्लोबली जो सिचुएशंस भी चल रही है, लाइक टैरिफ लग रहे हैं, तो इंडिया को भी नया मार्केट डेवलप करना है। तो उसके लिए भी आई थिंक कि लॉजिस्टिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव लाना, प्लस क्या है आपको कोई नई जगह अगर एक्सपोर्ट करना है। सो अभी आप लेट से आपने एक मार्केट फिक्स कर रखा है, तो आपका सारा कुछ सेट है। बट अब जब नया मार्केट आप एक्सप्लोर करने जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में आता है कि यार हाउ विल आई सेंड द मटेरियल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप क्या है ना कि वो, और फिर उसमें आपको जितने ज़्यादा आप कॉस्ट कम्पिटिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। व्हाट आई कैन फील, मतलब मेरे इंडस्ट्री के हिसाब से। अदर फैक्टर्स रहते हैं डेफिनेटली, बट लॉजिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। कितना है इसका नेट मार्जिन है इस बिजनेस का? नेट मार्जिन एज इन 5 to पीबीटी लेवल पे बात करें तो जैसे 15% आपने एबिटा बताया था, Yes, yes. उस पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट फिर माइनस हो जाएगा, बट पीबीटी लेवल पे कितना मार्जिन है? पैट अराउंड 5 to 7 रहता 5 to 7% पैट Yeah. मार्जिन है। है। Yes. और अगर आप एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे तो उसमें और मे बी additional. 200-300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हो सकता है। Exactly. ओके, फेयर इनफ। सो संजय जी, इंडस्ट्री के बारे में तो अच्छा आइडिया लगा आपसे। आई थिंक एटलीस्ट बेस आइडिया मेरे को अच्छा लग गया, बाकी तो मुझे और डीप जाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में सोचने के लिए। थोड़ा सा आपके बारे में और जानते हैं, आपकी टीम के बारे में जानते हैं। कितनी बड़ी टीम है आपकी, और आपकी कंपनी में क्या डिफरेंट है आपकी कंपनी में कि आप कलकत्ते में काम कर पा रहे हैं? हमारी टीम का साइज है 40+। और बहुत अच्छा है। 40 लोगों से आप 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। 40 लोग हैं हमारी टीम में, और उसमें भी हमने कॉन्शियसली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है। मेरी वाइफ जो है वो बोर्ड में है। अच्छा। एंड हमारा भी 15% स्टाफ है जो वुमेन है, और हम गोइंग फॉरवर्ड भी इसको 30 to 40% के एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसकी जर्नी में जो मेरे साथ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड विष्णु, वो बचपन से ही है। वी आर लाइक, हम सेम गुलाबाग में वी बॉर्न, हम लोग 97 में दोनों साथ में आए, साथ में हमने पढ़ाई की। सो आई ड्रॉप आउट CA, और उसने CA कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दिस 2014-15 के बाद से ही इज़ विथ मी। और ये एक उसका, ही इज़ बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ ए फाइनेंस गाय। वो फाइनेंस अच्छा से समझता है, एंड ही इज़ वेल नेटवर्क्ड। तो वो नेटवर्क्ड हमें हेल्प करता है नया बिजनेस एक्वायर करने में। सो इंडस्ट्री का उसको समझ है, पेन पॉइंट ही अंडरस्टैंड यार हमारी स्टील इंडस्ट्री में क्या पेन पॉइंट है। जैसे अगर इन्वेंट्री अगर हमारी ज़्यादा होती है तो दैट इज़ एक तो हमारा कॉस्ट रहता है, उसके अलावा जो मार्केट फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है। तो अगर हमारे पास में अच्छे लॉजिस्टिक पार्टनर हो जिससे हम इन्वेंट्री बेटर मैनेज कर सकें, तो ये हमें एडवांटेज देता है। सो इंडस्ट्री का एक इंसाइट मिलता है। एंड उसके अलावा जो हमारे टीम में बाकी जो ऑपरेशनली स्टाफ है सारे लाइक इट्स लाइक ए व्हाट यू कैन से कोर बिजनेस को समझने वाले हैं। और जैसे आपने बताया कि इट इज़ लाइक ए मैन टू मैन वाला बिजनेस है कि कितने अच्छे से आप ह्यूमन को डील करते हैं। तो हमारा सारा टीम उस लाइन में ही काम करता है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, चाहे हमारा वो वेंडर हो। सो रिलेशनशिप जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कंपनी वाइज अगर हम बात करें तो हम जैसे टेक पे वी आर ऑलवेज फोकस्ड कि आपको एफिशिएंसी टेक से ही आ सकती है। जैसे हमने 5 साल पहले ही अपने सिस्टम में, जब हमारे स्केल की कंपनीज टैली यूज़ करती थी, तो हमने खुद का ERP परचेज़ किया और ERP पे हमने शिफ्ट किया। और अभी हम खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो लास्ट 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं उसमें, और हम फर्स्ट फेज़ उसका नेक्स्ट मंथ में रोल आउट करेंगे। और हमारा आइडिया उसमें ये है कि हम किस तरह से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, इंटीग्रेट कर पाएँ चीज़ों को। लॉजिस्टिक में अगर आप एक बड़ा कॉस्ट, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको आप बोलेंगे उसकी बात करेंगे, तो अभी भी 40% जो रिटर्न लोड होता है, गाड़ियाँ एम्प्टी आती हैं। सो दैट इज़ ए मेन पेन पॉइंट। और ये तो रोड की बात है, स्टिल रेल में भी सेम है। रेल में भी 40% ऑफ द रैक है वो एम्प्टी रन करती है। सो वी सी दिस एज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी यू कैन से। सो ये लेकिन कैसे पॉसिबल है? इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी। अगर आपके कस्टमर उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके जो ट्रक
के सप्लायर हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पे हैं और हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम उसको इंटीग्रेट कर तो सकते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया अभी में? है बट क्या है कि जैसे आप दिस इज लाइक यू कैन से एक द बिजनेस जो है वो वैसा मॉडल नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म बना दिया और वो रन करने लगा। जैसे उबर ऑफ ट्रकिंग, ऐसा नहीं है यस कुछ भी? एग्जैक्टली। सो आई थिंक बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है। सो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि आप उबर में आप बुक करते हो तो आपको खुद से जाना है, आप चले गए। लेकिन आप ट्रक अगर बुक करोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्या है कि आपको एक रिलायबिलिटी नहीं आ रही है। उसके अलावा जो इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, जैसे मैंने बोला कि 90% ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, तो प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते हैं। और उनके अलावा उनको ये जैसे इसमें आपका फ्रेट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और क्लाइंट के साइड से क्या रहता है यार कि उसको फेथ ही नहीं आता है कि मैं प्लेटफॉर्म से अगर बुक करूँगा तो मेरे को डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रक मेरे पास आएगा ही नहीं आएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम अपना खुद का इन हाउस बनाएंगे। अभी जो हमारे रेगुलर वेंडर हैं वो हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे और हमारे जो क्लाइंट हैं हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे और उसके बाद में और हमारी खुद की फ्लीट है तो हम सप्लाई साइड से एश्योर रहेंगे। हमारा आइडिया ये है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप बुक करते हो तो आपको अगर हमने ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो आपको गारंटी है कि ट्रक्स लगेगी, ठीक है। एंड हमारा जैसे एक मेन जो आप बहुत बड़ा नहीं है बट सिंपल है, लाइक आपने उबर का एग्जांपल दिया, तो उबर और ट्रेडिशनल टैक्सी में क्या एडवांटेज है कि आप घर से निकलते हो तो आपको पता नहीं कि यार टैक्सी 5 मिनट में मिलने वाली है, आधे घंटे में मिलने वाली है। और उबर में क्या एडवांटेज है कि आप घर पे बैठे ही आपको पता है कि ओके 10 मिनट में मेरी टैक्सी आने वाली है, सो यू गेट डाउन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारे वाले में भी जो हम प्लान कर रहे हैं, क्लाइंट को द मोमेंट उसने ऑर्डर बुक किया उसको विजिबिलिटी मिल जाएगी कि मेरी ट्रक एक्चुअली है कहाँ पे। ओह वाओ, लवली। सो ही कैन सी कि यार ओके यार आपने बुकिंग ले ली है, ये कल मेरे पास पहुंचने वाली है या परसों मेरे पास पहुंचने वाली है। बहुत अच्छे। सो ये क्या है कि उनको काफ़ी आई थिंक हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप लोडिंग के बाद का इंसाइट है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्री प्लान वो अच्छे से कर सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री में जैसे बहुत ऐसा मटेरियल होता है जो लेबर से लोड होना है, तो उसके लिए वो लेबर कॉल करना पड़ता है, वो उनको प्लान कर सकते हैं। किसी को अनलोड करना है उसके लिए वो प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज ए बेसिक आइडिया जिस पे भी हम काम कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड वी लुकिंग कि हम कैसे इसको, और जैसे इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो जैसे जैसे हम इसको डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम इसमें एडवांटेज लेके आ सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए कि वो और ज़्यादा उसको यूज़ कर सके, उसको बेनिफिट मिले। बहुत अच्छा। ग्राउंड अप जो इंसान होता है ना, जो कि एकदम नीचे से उठ के अपने आप, आपकी बातों में वो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन है। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं माठ का आदमी। यू हैव दैट टिपिकल लेआउट, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा टेक पे और जाना चाहता हूँ बिकॉज यू नो देर आर पीपल हु क्रिएटेड प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपने भी कहा। जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रिवेरा जो है उसने प्लेटफॉर्म बन के चालू किया था और उसके बाद उसको लगा कि मैं ट्रक ओन करता हूँ, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उनके। और फिर वो उस लूप में फंस गए कि इतना ट्रक ओन कर लिए और कोविड हो गया। तो ट्रक ओन करना भी एक रिस्क है, ऑपरेशनली कुछ भी हो सकता है। तो हाउ डू यू मैनेज रिस्क इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस? सो जैसे हमारा फर्स्ट रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया वो जोग्राफिकल रिस्क था कि हम नेपाल बाउंड ज़्यादा थे, तो हमने अब उसको मिटिगेट करने के लिए हम इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। सेकेंडली क्या है, हमारा रेवेन्यू मिक्स जो है वो हम ओन फीड का जितना हमारा रेवेन्यू है उससे इक्वल या उससे ज़्यादा हमारा हम जो मार्केट से हायर करते हैं वो हमेशा रहता है। सो दैट अगर कोई स्लो डाउन भी आता है, लेट से कोई बड़ा क्लाइंट चला जाता है, बट स्टिल हमारे पास में जो मार्केट लोड है वहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उस तरह से हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। और टीम का रिस्क एज इन टीम छोड़ने का कोई फर्क पड़ता है आपके? टीम छोड़ देती है तो, या ड्राइवर छोड़ देता है तो उससे फर्क पड़ता है? ड्राइवर्स छोड़ने से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ्रैंकली, क्योंकि अभी जैसे हम ड्राइवर इज नेटवर्क का काम है, लाइक एक ड्राइवर है उसके नेटवर्क में 10 ड्राइवर रहते हैं, सो दे कीप्स ऑन कॉलिंग, और उनको जैसे अगर अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, सो मतलब ड्राइवर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे लास्ट ईयर ही मैंने काफ़ी टाइम सोचने के बाद में लाइक वी हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज आवर ड्राइवर। तो हमारा 15th फाउंडेशन डे था मई में। सो उस दिन हमने हमारे 3 बेस्ट ड्राइवर को हमने रिवॉर्ड किया
और हमने उनकी फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनको जो मैक्सिमम मेरे ड्राइवर बिहार या यूपी से हैं जी। सो उनको वहाँ उनके घर से बुलाया, यहाँ पे उनको एक होटल में स्टे कराया, उनको एक दिन यहाँ पे लाइक कैलकाटा घुमाने का अरेंजमेंट किया। और उसके बाद में जैसे हमारा जो प्रोग्राम था उसमें उनको अवार्ड दिए गए। सो दे फेल्ट लाइक कि यार कि हमें भी कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमारी सर्विसेज को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो जनरली इंडस्ट्री में नहीं करता है। ड्राइवर का मतलब यार वो बोलते हैं यार ड्राइवर बहुत माथापच्ची करता है। सो दे फेल्ट वेरी कनेक्टेड कि यार, और एज इन अभी भी मेरा फर्स्ट चार्म क्या रहता है, आई कीप ऑन मीटिंग ड्राइवर। फोन में बात करना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने मेरे जितने भी ड्राइवर सबको बोल रखा है यार कि कोई मेरे से काम हो, यू कम टू मी। और कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हो, वो आते हैं, मिलते हैं, एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम। एक तो मेरा बिहार फैक्टर भी है कि मैं भी बिहार से हूँ और मेरे ड्राइवर्स भी हैं बिहार से और यूपी से हैं। सो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता यार कि ये माथापच्ची है। आई फील लाइक यार मतलब उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो सो दैट इज इट थिंग। और आप उनके लिए कब कर पाओगे, जब आप उनके साथ बैठोगे, आप उनको समझोगे कि यार उनकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने जो 3 ड्राइवर को जो हमारे 3 ड्राइवर आए उसमें एक ड्राइवर था, उसकी मॉम का क्या स्टेटमेंट था, ही वाज लाइक ब्लेसिंग मी कि उस ड्राइवर ने मुझे बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरी माँ गाँव से बाहर आई है। वाओ। एंड ही 60+, तो फर्स्ट टाइम वो गाँव से बाहर आई थी। सो दैट वाज लाइक वेरी सेटिस्फैक्टरी टू मी। बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे जो मित्र लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो, कोई बिहार से होंगे, कोई यूपी से होंगे, कमेंट पास करिए, जिंदाबाद तो बोलिए। क्योंकि हमारा परसेप्शन क्या है कि वो बेंगलोर, बॉम्बे, हम लोग वहीं, गुजरात, हम लोग को वहीं हमारा माइंड जाता है कि तरक्की वहीं है। बट बिहार से भी उठ के लोग तरक्की कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वी शुड एक्नॉलेज everyone in the country who is doing some form of development and adding value to our country, है ना, जैसे संजय जी कर रहे हैं। तो संजय जी, क्लोज करने का समय आ गया है। बिफोर वी क्लोज, कुछ एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आपने अपने एक्सपीरियंस में सीखा। कुछ लोग आपके सिचुएशन पे होंगे भी, बिकॉज भारत ऐसा देश है कि 2 भाग में बट गया है। एक है जो पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स, बेंगलोर वाली जनता, टेकीज, और एक है जो अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया, विच इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जो अब ड्रीम 11 भी नहीं खेल पा रही है। उनके लिए कुछ सजेशन आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी है और क्या करना चाहिए उनको, कैसे तैयार करना चाहिए अपने? एंटरप्रेन्योर की जर्नी अगर मेरे हिसाब से बोलेंगे तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। और आप 10 बार भी गिरते हैं तो आपको उठना पड़ेगा। और आपका माइंडसेट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस जो है वो आती रहेगी। दिस इज़ हाउ लाइफ, मतलब ये ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। सो जैसे आपने बोला कि ड्रीम 11 है वो बंद हो गया है, तो आई मस्ट श्योर कि उसके एंटरप्रेन्योर जो हैं वो कुछ नया स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर आप रियल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको फेल्यूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप अगर फेल करते हो तो आप लर्न करते हो। सो आई थिंक इट्स ए जर्नी जो सबको करनी चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको जो किक मिलती है जब आप कुछ अचीव करते हो, जब आप सोसाइटी को कुछ दे पाते हो, जब आप आपके स्टाफ को कुछ दे पाते हो, जब आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू ऐड करके कुछ दे पाते हो, जो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज़ लाइक वेरी प्रॉमिसिंग, I can say. The satisfaction of being an entrepreneur is actually the most amazing side. एक बहुत ही अच्छे गुरु थे, मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर CK प्रहलाद। वो एक बात बोल के गए, वो तो अब है नहीं, कि एंटरप्रेन्योर्स आर मॉडर्न डे फ्रीडम फाइटर्स, और इस देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, तब आप गिरेंगे भी फिर उठेंगे, और फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, जैसे संजय जी उठे। Exactly. अमेजिंग मीटिंग यू, मज़ा आया आपसे बात। Yes, same here. एंड आई रियली वांट यू टू कीप ऑन ग्रोइंग। आप आगे बढ़ें, जो भी आपके और आगे प्लान्स है आप करते रहे। आई थिंक आपने IPO भी फाइलिंग शायद कर रहे हैं आप। Yes. तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि आपका IPO सक्सेसफुल हो जाए। और IPO तो एक बिगनिंग है Exactly. टू द न्यू जर्नी। Exactly. मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी एंटरप्रेन्योर IPO करता है कि भाई ये एंड नहीं है, it's a new beginning to a new responsibility, new work which the society will expect from you. So best of luck for that new journey which you have. Thank you. Thank you. Thank you very much.
और ये दोस्त ये थे हमारे दोस्त संजय जी। आज तो मेरा इनके साथ कनेक्शन हो गया, एक हार्ट टू हार्ट बन गया। यही फ़ायदा है मेरे को फेस टू फेस करने का कि मेरे दोस्त बहुत बन जा रहे। आप लास्ट तक रुके हैं तो आप भी मेरे मित्र ही हैं, क्योंकि लास्ट तक हर कोई नहीं रुकता है, वही रुकता है जो शायद मुझ में बिलीव करता है और अपने आप में भी बिलीव करता है। तो शाबाशी आपके लिए कि आपने लास्ट तक रुके। और ये सेक्टर के बारे में अब आपको बेसिक आइडिया हो गया। थोड़ा डीप जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्ट कर देना है तुरंत, समझने के लिए है, लर्निंग है। हमारा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, बस हाँ एक ही है, हार्ट टू हार्ट सीखना और सिखाना। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.